आज हम हिस्टोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं। इसमें हम कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे और कनेक्टिव टिश्यू को हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। क्योंकि ये काफ़ी लेंदी है, इसलिए हम आज की वीडियो में इसके कंपोनेंट्स पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे या इसका डिवीज़न देखेंगे और कुछ पोर्शन डिवीज़न का हम इस लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। Connective tissue is one of the 4 main types of animal tissue along with epithelial, muscular and nervous tissue. तो हमने बताया था कि एनिमल में आप 4 तरीके के टिश्यूज पढ़ते हैं, उसमें है एपिथेलियल, मस्कुलर, नर्वस और कनेक्टिव टिश्यू। तो एपिथेलियल हम कंप्लीट कर चुके हैं और कनेक्टिव के बाद हम मस्कुलर और नर्वस टिश्यूज को भी पढ़ेंगे। तो कनेक्टिव का मतलब ही है कि ये कनेक्शन में, सपोर्ट में या किसी चीज़ को बाइंड करने में, टिश्यू और ऑर्गन को टुगेदर इसमें बाइंड करना है तो हमें कनेक्टिव टिश्यू की जरूरत पड़ेगी। एज द नेम सजेस्ट, इट्स प्राइमरी रोल इज टू कनेक्ट, सपोर्ट एंड बाइंड अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी टुगेदर। तो ये बॉडी मतलब ऑर्गन्स को बांधने के काम आता है, ऑर्गन और टिश्यूज को आपस में बाइंड करता है, कनेक्ट करता है, सपोर्ट करने के काम करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन प्रोटेक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड रिपेयर। ठीक है, ये प्रोटेक्शन में, स्टोरेज में, ट्रांसपोर्ट और रिपेयर में भी मदद करता है। कनेक्टिव टिश्यू इज द मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी एंड फॉर्म्स अ बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ मेनी ऑर्गन्स। तो ये सबसे ज़्यादा जो बॉडी में आपके जो टिश्यू प्रेजेंट है वो है कनेक्टिव टिश्यू। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको कनेक्टिव टिश्यू इसका आंसर है। ऑल कनेक्टिव टिश्यू ओरिजिनेट फ्रॉम द मेसेनकाइम एंड एम्ब्रियोनिक टिश्यू डिराइव फ्रॉम द मेसोडर्मल जर्म लेयर। तो कनेक्टिव टिश्यू का जो ओरिजिन है वो आपका मेसोडर्मल जर्म लेयर से है। जर्म लेयर 3 टाइप की होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। जब हमने एपिथेलियल टिश्यू की बात की थी तो हमने बताया था कि जो आपका एपिथेलियल ओरिजिन है वो तीनों जर्म लेयर से हो सकता है, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू का जो ओरिजिन है वो आपका है मेसोडर्मल ओरिजिन, ओरिजिनेट फ्रॉम मेसेनकाइम। This tissue is characterized by the presence of cells embedded in an extracellular matrix consist of fibers and ground substances which gives it strength, elasticity and flexibility. ये टिश्यू जो हैं वो आपके ऐसे सेल से बने हैं जिनके जो एम्बेडेड हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से, मतलब सेल्स भी प्रेजेंट है इसमें, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट है। वो किस फॉर्म में है आपका? फाइबर्स के फॉर्म में, ग्राउंड सब्सटेंस के फॉर्म में। तो ये सब मिलकर आपका क्या बनाता है? कनेक्टिव टिश्यू बनाता है, जो इसको स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी देता है। नेक्स्ट है इसके जनरल फीचर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जितने भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो आपका मेसेनकाइमल सेल से ओरिजिनेट है, मेसोडर्मल ओरिजिन है इनका। सेकंड है, एवरी कनेक्टिव टिश्यू हैज 3 बेसिक कंपोनेंट्स। तो 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं इसमें। फर्स्ट है सेल, सेकंड है फाइबर और थर्ड है आपका ग्राउंड सब्सटेंसेस। तो सेल्स जो हैं इसमें इंक्लूड रहता है फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल, एडिपोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल। 1-2 सेल्स और हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सेल्स में आप ये सबको, इन सारे कंपोनेंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। फिर है फाइबर्स। फाइबर्स 3 टाइप के होते हैं। कोलेजन फाइबर्स होता है जो स्ट्रेंथ का काम करता है, इलास्टिक फाइबर जो फ्लेक्सिबिलिटी देता है, एंड रेटिकुलर फाइबर फॉर सपोर्ट। नेक्स्ट है आपका ग्राउंड सब्सटेंस। ये एक सेमी फ्लूइड मटेरियल है जो सेल और फाइबर्स के बीच में फिल रहता है, भरा रहता है, फॉर्मिंग द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। इसे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं, ECM। ठीक है, याद रखिएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो ये वर्ड भी इसके लिए यूज किया जाता है। कनेक्टिव टिश्यू हैज अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंटरसेलुलर मटेरियल अनलाइक एपिथेलियल टिश्यू विच हैज वेरी लिटिल। तो मैंने आपको बताया कि इंटरसेलुलर स्पेस जो एपिथेलियल टिश्यू में होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन आपके कनेक्टिव टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेस या एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस कहें वो बहुत ज़्यादा होता है। मोस्ट कनेक्टिव टिश्यू हैज हाईली वेस्कुलर। ठीक है, हमने वहां पढ़ा था कि ए वेस्कुलर होता है एपिथेलियल टिश्यू, जबकि ये क्या होता है? हाईली वेस्कुलर है, मतलब इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहेंगे। सिर्फ कार्टिलेज जो ए वेस्कुलर होता है एंड टेंडन्स वो पुअरली वेस्कुलराइज होता है। तो वहाँ जो ब्लड वेसल्स होती हैं टेंडन में तो बहुत कम ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहती हैं, लेकिन आपके कार्टिलेज तो बिल्कुल ए वेस्कुलर होता है, मतलब वहां पर ब्लड सप्लाई नहीं होती है। मोस्ट कनेक्टिव टिश्यू हैव अ गुड नर्व सप्लाई एक्सेप्ट कार्टिलेज विच लेक्स नर्व्स। तो सिर्फ कार्टिलेज में आपका नर्व्स नहीं प्रेजेंट होती हैं और बाकी जगह नर्व्स की सप्लाई बहुत बढ़िया प्रेजेंट है। कनेक्टिव टिश्यू हैज अ गुड एबिलिटी टू रिपेयर एंड रीजनरेट डैमेज सेल, स्पेशली लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड बोन।
ठीक है। जो लूज कनेक्टिव टिश्यू, आगे जब हम इसका डिवीजन देखेंगे तो लूज कनेक्टिव टिश्यू हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, और बोन को। तो इन दोनों में रीजनरेशन और रिपेयर की एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये अपने आप को बहुत अच्छे से रिपेयर और रीजनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसके कंपोनेंट। तो कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू क्या क्या है? तो पहला है आपका सेल। हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कहीं आपको तीन में भी ये डिवाइड दिखेगा, जिसमें आएगा सेल, फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस। और कुछ बुक्स में आपको दिखेगा सेल्स और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मतलब ECM, जो भी हमने कहा था। तो इसे हम इसका शॉर्ट फॉर्म आपको बहुत जगह पर ये भी लिखा हुआ दिखाई देगा, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो जो सेल्स हैं वो हैं आपके फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस को हिस्टियोसाइट्स भी कहते हैं। मैक्रोफेजेस कहिए या हिस्टियोसाइट, ये आगे हम देखेंगे कि क्यों इन्हें हिस्टियोसाइट कहा जाता है। मास्ट सेल्स, एडिपोसाइट सेल्स, प्लाज्मा सेल्स और ल्यूकोसाइट। तो ये सारी कंपोनेंट हमने पढ़ने हैं इनके सेल्स में। फिर दूसरा फाइबर्स, मैंने बता दिया इसमें तीन टाइप के फाइबर्स हैं, कोलेजन, इलास्टिन और रेटिकुलर फाइबर्स। ये सारे फाइबर्स प्रोटीन के बने होते हैं। फिर है ग्राउंड सब्सटेंसेस, जिसमें आता है वाटर, ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटियोग्लाइकेन और म्यूकोपॉलीसेकेराइड। तो ये आएगा आपका ग्राउंड सब्सटेंस में। फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस मिलकर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाते हैं। तो सबसे पहले हम सेल्स के बारे में देखेंगे। ये सब हमने कंपोनेंट पढ़े हैं, ये कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज हैं। सबसे पहले हम इसके सेल्स को देखते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं फाइब्रोब्लास्ट। तो फाइब्रोब्लास्ट क्या है? स्पिंडल शेप्ड होता है, इलोंगेट विद टेपरिंग एंड। तो इनका जो ये एंड है, देखिए इस तरीके से इनका एंड क्या है? टेपरिंग एंड है। ये एक फाइब्रोब्लास्ट है। 20 to 30 नैनोमीटर लॉन्ग होता है, ओवल और इलोंगेटेड। सेंट्रली प्लेस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो है आपका सेंटर में प्लेस है। दे मे गेट डिफरेंशिएट इनटू अदर टाइप्स ऑफ सेल, प्लूरोपोटेंट सेल। दूसरे टाइप के सेल्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, जिसे आप प्लूरोपोटेंसी भी कहते हैं। प्लूरोपोटेंसी का मतलब कि जब किसी दूसरे सेल की जरूरत पड़ेगी, जैसे एपिथेलियल सेल्स में अगर ब्रेक हो जाता है, जैसे ये आपका एपिथेलियल सेल है और इसमें कट लग जाता है, तो एपिथेलियल सेल में रिजनरेट करने की कैपेसिटी नहीं है, तो ये जो आपके फाइब्रोब्लास्ट सेल हैं, ये अपने आप को एपिथेलियल सेल में चेंज कर लेंगे। इसे कहते हैं प्लूरोपोटेंसी। बेसोफेलिक है, रिच इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट रहता है। काफी अमाउंट में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट रहता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन के फाइबर्स बनते रहते हैं। फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन है इसका सिक्रीट कोलेजन, इलास्टिक एंड रेटिकुलर फाइबर। तो देखिए जब आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें से इस टाइप के फाइबर्स निकले रहते हैं। ठीक है, ये देखिए कोलेजन फाइबर लिखा हुआ है इसमें। ये माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, राइबोसोम, न्यूक्लियस। हम पहले पेन बदल लेते हैं। ठीक है, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है आपका सेंटर में। ये आपके कार्टिलेजेस कोलेजन फाइबर्स हैं। ये कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिन फाइबर्स और रेटिकुलर फाइबर्स, तीनों टाइप के फाइबर्स बनाते हैं। तो इसमें से आपको जब भी आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस टाइप का आपको फाइबर्स निकले हुए दिखेंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये प्रेजेंट है। न्यूक्लियस ये है। गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब चीजें इसमें प्रेजेंट है। प्रोड्यूसेस ग्राउंड सब्सटेंसेस इंपॉर्टेंट इन वाउंड हीलिंग एंड टिश्यू रिपेयर। तो वाउंड हीलिंग में और टिश्यू रिपेयर में जो सबसे ज्यादा काम करता है या सबसे इंपॉर्टेंट सेल जो है वो आपकी फाइब्रोब्लास्ट है। प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशली एरुलर टिश्यू, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। तो एरुलर टिश्यू में प्रेजेंट है, टेंडन्स में और लिगामेंट में ये प्रेजेंट रहता है। वैसे ये सारे ही जितने भी आपके कनेक्टिव टिश्यू हैं, जितने टाइप के कनेक्टिव टिश्यू हैं, सब में प्रेजेंट रहेंगे। नेक्स्ट है एडिपोसाइट सेल्स, जिन्हें फैट सेल्स भी कहते हैं। ये क्या है? स्फेरिकल और ओवल शेप के होते हैं, आइसोलेटेड, पॉलीगोनल व्हेन पैक्ड, 50 to 150 माइक्रोमीटर इन साइज। तो स्फेरिकल टाइप के हैं, देखिए शेप में दिख रहे हैं। ये दो टाइप के मैंने बना रखे हैं, ये व्हाइट फैट है और ये ब्राउन फैट है। अभी बताएंगे ये क्या है दोनों चीजें। तो ये राउंड या स्फेरिकल ओवल शेप के होते हैं और 50 to 150 माइक्रोमीटर इन साइज होते हैं। फ्लैट एंड पेरिफेरल, पुश्ड वन साइड बाय लिपिड ड्रॉपलेट। जो न्यूक्लियस है इसका, यहाँ पर फ्लैट एंड पेरिफेरल न्यूक्लियस लिखना है, न्यूक्लियस।
जो इसका न्यूक्लियस है वो लिपिड ड्रॉपलेट के जमा होने की वजह से ये क्या करता है, इस तरफ बिल्कुल पेरिफेरी में चला जाता है और बाकी पूरे उसमें आपका फैट ड्रॉपलेट जो ट्राइग्लिसराइड है वो भर जाता है। थिन रिम साइटोप्लाज्म सराउंडिंग अ लार्ज लिपिड ड्रॉप, तो बाकी क्या है, एक छोटा सा आपके पास न्यूक्लियस है और बाकी पूरे में लिपिड ड्रॉपलेट है, ये पूरा लिपिड है ट्राइग्लिसराइड। फंक्शन क्या है इसका, स्टोरेज फैट, फैट इसको स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड। तो ये याद रखेगा कि किस फॉर्म में इस फैट को स्टोर करता है, वो है ट्राइग्लिसराइड। प्रोवाइड इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन, तो फैट है तो आपको इंसुलेशन और प्रोटेक्शन दोनों देगा। जहां भी आपके फैट टिश्यू होते हैं, अगर आपके उसमें थोड़ा फैट है तो आपको ठंडा भी कम लगता है क्योंकि वो इंसुलेशन का काम करता है, और प्रोटेक्शन भी ज्यादा करता है आपकी बोन्स की। एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, और ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी काम करता है। साइट जो है फाउंड इन एडिपोज टिश्यू, ठीक है। जब हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि एडिपोज टिश्यू में ये सबसे ज्यादा मिलता है। बीनीथ स्किन, स्किन के नीचे, किडनी के अराउंड, हार्ट एंड एब्डोमेन, ये लगभग हर जितने भी ऑर्गन है उनके अराउंड ये मिलता है, क्योंकि ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है और इंसुलेशन और प्रोटेक्शन का भी काम करता है। तो आपको मोस्टली ऑर्गन के चारों तरफ ये दिखेगा और स्किन के नीचे प्रेजेंट होता ही है। ये दो टाइप के हैं, मोनोलोक्यूलर और मल्टीलोक्यूलर। तो मोनोलोक्यूलर जो होता है उसे व्हाइट फैट कहते हैं, जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं। इसमें क्या है, पूरी ये जो ड्रॉपलेट है, ये पूरी ड्रॉपलेट ये आपकी है ट्राइग्लिसराइड की, मतलब ये फैट की ड्रॉपलेट है। तो यहाँ पर पूरा फैट एक ड्रॉपलेट के फॉर्म में इकट्ठा होता है और जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल साइड में, बिल्कुल पेरिफेरी में चला जाता है। जबकि जो आपका मल्टीलोक्यूलर है, जिसे ब्राउन फैट कहते हैं आप, उसमें ये जो फैट है इसके छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स बन गए हैं, देखिए छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन गई हैं, और इसमें बहुत सारा आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई देगा और एक न्यूक्लियस दिखाई देगा। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया ब्राउन व्हाइट फैट में बहुत कम होता है। तो आगे हम इसको जब एडिपोज टिश्यू पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि कौन सा कहाँ प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है आपका मास्ट सेल। ये ओवल और राउंड शेप हुए हैं, 10 to 12 माइक्रोमीटर साइज में है, सेंट्रली राउंड न्यूक्लियस है, ये दिख रहा है आपको, ये है इसका डायग्राम। एक राउंड सेल है, सेंट्रली इसका न्यूक्लियस प्लेस्ड है। साइटोप्लाज्म इज फिल्ड विद कोरस बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग हिस्टामिन, हेपेरिन और सेरोटोनिन। तो इसमें 3 टाइप के जो ग्रेन्यूल्स हैं वो कंटेन करता है ये, हिस्टामिन, हेपेरिन और सेरोटोनिन। तो हिस्टामिन क्या काम करता है, ये इन्फ्लेमेशन का काम करता है और एलर्जी में, इन्फ्लेमेशन और एलर्जी को कॉज करता है, ठीक है। ये एक वेसोडाइलेटर भी है जो ब्लड सेल्स को रिलैक्स करता है, ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनको, उनकी वॉल को ये रिलैक्स करता है, उसे हम वेसोडाइलेटर कहते हैं। और ये इन्फ्लेमेशन कॉज करता है और एलर्जी कॉज करता है। फिर हेपेरिन, जब देखिए हिस्टामिन क्या है, जब भी आपको कोई वाउंड होता है तो सबसे पहले आपके उसमें हिस्टामिन ही रिलीज होता है, वहां पर जो मास्ट सेल होती है कनेक्टिव टिश्यूज की, उसमें जो मास्ट सेल प्रेजेंट होती है वो हिस्टामिन को रिलीज करती हैं। दूसरा हेपेरिन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है, एंटी कोगुलेंट होता है। सेरोटोनिन जो है वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, तो जैसे अभी ब्लड सेल्स जब रिलीज होंगी, ब्लड वेसल्स की जो वॉल अगर रिलैक्स होंगी तो उनको वापस कॉन्ट्रैक्ट भी करवाना है, तो इसका काम होता है सेरोटोनिन का। प्लेज रोल इन इम्यून एंड एलर्जिक रिस्पॉन्सेज। फिर जो साइट है ये मिलता है कॉमनली नियर ब्लड वेसल्स, स्किन। देखिए स्किन में तो ये वाउंड हीलिंग के लिए मिलता है, हर जगह पर वाउंड हीलिंग के समय आपका मास्ट सेल प्रेजेंट रहेगा। म्यूकस मेम्ब्रेन में, रेस्पिरेटरी ट्रैक में। नेक्स्ट है हिस्टियोसाइट या इसे मैक्रोफेज, मतलब हर और जगह पर आप इन्हें मैक्रोफेजेस कहेंगे, लेकिन जब ये आपके कनेक्टिव टिश्यूज में होंगे तो आप इन्हें हिस्टियोटाइप कहेंगे। हिस्टियोटाइप क्या है, इज अ टाइप ऑफ स्टेशनरी मैक्रोफेजेस फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू। जनरली जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो मूव करते रहते हैं, लेकिन आपके जो कनेक्टिव टिश्यू हो उसमें ये स्टेशनरी फॉर्म में आ जाता है। जो स्टेशनरी फॉर्म में मैक्रोफेजेस होंगे उन्हें आप हिस्टियोसाइट कहेंगे। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म। तो ये किस में काम करता है, आपका बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है, बाय इनगल्फिंग एंड डिस्ट्रॉइंग फॉरेन पार्टिकल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डैमेज सेल। देखिए मैक्रोफेजेस फैगोसाइटोसिस करता है, मतलब जो भी बाहर से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आपकी बॉडी में आता है तो उसको इनगल्फ कर लेता है। तो सबसे पहले मैक्रोफेजेस वहां पर प्रेजेंट होते हैं या आते हैं जहां पर आपका कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर से आता है। तो कनेक्टिव टिश्यूज में भी ये प्रेजेंट रहते हैं।
हिस्टियोसाइट्स ओरिजिनेट फ्रॉम मोनोसाइट्स, ठीक है। मोनोसाइट्स क्या है? अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स दैट माइग्रेट फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम इनटू कनेक्टिव टिश्यू वेयर दे डिफरेंशिएट एंड बिकम फिक्स्ड मैक्रोफेजेस। ब्लड स्ट्रीम और कनेक्टिव टिश्यूज में मूव करते रहते हैं, लेकिन जो फिक्स मैक्रोफेजेस हो जाते हैं, जो फिक्स हो जाते हैं मैक्रोफेजेस कनेक्टिव टिश्यूज में, उन्हें आप हिस्टियोसाइट कहते हैं। इरेगुलर और ओवल शेप के होते हैं। सूडोपोडिया प्रेजेंट रहते हैं, जिसे साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन भी कहते हैं, विच हेल्प इन मूवमेंट एंड फेगोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस मैंने बताया कि जितने भी मोनोसाइट्स होते हैं वो फेगोसाइटोसिस करते हैं। जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी के अंदर आता है उसे फेगोसाइटोसिस करके इनगल्फ कर लेते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसी तरीके से मैक्रोफेजेस भी यही काम करते हैं। प्रेजेंट थ्रू आउट लूज कनेक्टिव टिश्यू, तो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू में, पूरे लूज कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट रहता है। कॉमनली ये फाउंड होता है, प्रेजेंट होता है लीवर में, लंग्स, ब्रेन, कार्टिलेज और बोन, लेकिन सब में इसके नाम अलग अलग होते हैं। अगर ये लीवर में प्रेजेंट है तो आप इसे कुफर सेल कहेंगे, लंग्स में प्रेजेंट है तो डस्ट सेल, एल्वोलर मैक्रोफेजेस कहेंगे, ब्रेन में प्रेजेंट है तो माइक्रोग्लिया, और कार्टिलेज में प्रेजेंट है कॉन्ड्रोक्लास्ट, बोन में प्रेजेंट है तो ऑस्टियोक्लास्ट। तो हर सेल्स में इनके नाम बदल जाते हैं। नेक्स्ट है प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा cells are a small specialized cell, cartwheel cell, इन्हें कार्टव्हील सेल भी कहते हैं, that develop from B lymphocyte are activated and antibodies producing B lymphocyte। तो ये एक्टिवेटेड फॉर्म है बी लिम्फोसाइट का। तो प्लाज्मा सेल हम कहेंगे कि बी लिम्फोसाइट का एक्टिवेटेड फॉर्म है, इसे कार्टव्हील सेल भी कहते हैं। कार्टव्हील सेल देखिए, ये इसका स्ट्रक्चर है, इसमें इस तरीके से जो दिख रहा है, इसके अंदर आपको कार्टव्हील दिख रहा है, ऐसा दिखाई देता है ये, तो इसे कार्टव्हील सेल भी कहते हैं। और बी लिम्फोसाइट से एक्टिवेट होता है, मतलब एक्टिवेटेड फॉर्म है बी लिम्फोसाइट का। तो जब हम बी लिम्फोसाइट को देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। तो जो भी फॉरेन पार्टिकल होता है वो यहाँ पर आके आपका जुड़ जाता है, और उसके बाद ये सारी एंटीबॉडीज अलग हो जाती हैं और ये स्ट्रक्चर सिंपल इस फॉर्म में आ जाता है। तो अब इसे कहते हैं हम प्लाज्मा सेल। देयर प्राइमरी फंक्शन इज टू सिक्रीट एंटीबॉडीज, ठीक है, इनका प्राइमरी फंक्शन है एंटीबॉडीज सिक्रीट करना, प्रोटीन्स दैट हेल्प न्यूट्रलाइज और डिस्ट्रॉय फॉरेन सब्सटेंसेस सच एज बैक्टीरिया एंड वायरसेस। बैक्टीरिया और वायरसेस को डिस्ट्रॉय करता है, फॉरेन जितने भी फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर आए हैं उनको एंटीबॉडी बना के डिस्ट्रॉय करा जाता है। दे आर प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी बट आर मोस्ट न्यूमरस इन कनेक्टिव टिश्यू। सबसे ज़्यादा ये कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट रहते हैं, बाकी सारी बॉडी में बी लिम्फोसाइट के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन आपके कनेक्टिव टिश्यू में प्लाज्मा सेल के फॉर्म में, पर्टिकुलरली विद इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो जहाँ पर इन्फेक्शन होने का सबसे ज़्यादा खतरा है रेस्पिरेटरी ट्रैक और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एरिया में, वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं। प्लाज्मा सेल्स आर ऑल्सो फाउंड इन अबंडेंस इन द सेलिवरी ग्लैंड्स, लिम्फ नोड्स, देखिए लिम्फ नोड, स्प्लीन और बोन मैरो, ये इनमें मोस्टली इस जगह पर भी प्रेजेंट रहते हैं। वेयर दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन द बॉडी इम्यून डिफेंस। तो लिम्फ नोड, स्प्लीन और बोन मैरो जो होते हैं वहाँ पर ये इम्यून डिफेंस के लिए मोस्टली वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। लास्ट है सेल्स में आपका वाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट। इसमें आपके न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट प्रेजेंट होते हैं। Leukocyte white blood cells are mobile defense cells that can migrate from the blood stream into connective tissue। तो white blood cells क्या हैं? आपके डिफेंस सेल्स हैं और जो ब्लड स्ट्रीम और कनेक्टिव टिश्यू में मूव करते रहते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन। तो इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन में इनका नंबर बढ़ जाता है वाइट ब्लड सेल्स का। दे हेल्प प्रोटेक्ट द बॉडी बाय फैगोसाइटोसिस, एंटीबॉडी प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। तो ये फैगोसाइटोसिस करते हैं एंटीबॉडी प्रोडक्शन के थ्रू या इन्फ्लामेटरी मीडिएटर के थ्रू, आप हमारी बॉडी को डिफेंस करते हैं। डिफरेंट टाइप इंक्लूड्स न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये सब मैंने आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर में दिखा दिए हैं, सारा यहाँ पर है। दे आर एसेंशियल फॉर डिफेंस, रिपेयर एंड इम्यून सर्विलेंस विद कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ये डिफेंस, रिपेयर और इम्यून सर्विलेंस का काम करते हैं। तो सेल्स आपकी पूरी खत्म हो गई हैं। अब हम आएंगे फाइबर में। नेक्स्ट है इसका कंपोनेंट, नेक्स्ट कंपोनेंट है फाइबर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो फाइबर में हम सबसे पहले हमने 3 फाइबर्स पढ़े हैं, कोलेजन,
इलास्टिन और रेटिकुलर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोलेजन फाइबर की। कोलेजन फाइबर्स आर द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन फाइबर्स फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू। जो कनेक्टिव टिश्यू में सबसे ज्यादा प्रेजेंट है फाइबर, वो है आपका कोलेजन फाइबर। प्रेजेंट इन बंडल फॉर्म्स एंड अनब्रांच। तो याद रखेगा कि बंडल फॉर्म्स में प्रेजेंट रहते हैं इस तरीके से, और ये अनब्रांच्ड होते हैं। इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होगा और ये ब्रांच नहीं होंगे। दे प्रोवाइड टेंसिल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, इनमें इलास्टिसिटी बहुत कम होती है, स्ट्रक्चर सपोर्ट और टू वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन। ऑर्गन और टिश्यूज को ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है इनमें, बहुत लिटिल फ्लेक्सिबल है। लेकिन स्ट्रेंथ, अगर आपको कहीं पर स्ट्रेंथ चाहिए तो आपको वहां पर कोलेजन फाइबर दिखाई देगा। तो अनब्रांच्ड है मेन, इसका जो आपको याद करना है कैरेक्टरिस्टिक, ये अनब्रांच्ड होते हैं और बंडल्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, कुछ इस तरीके से। कोलेजन इज द मेन स्ट्रक्चर प्रोटीन in the extracellular matrix and accounts for about 25 to 30% of the total body protein in mammals. तो मैमल्स में जो सबसे ज्यादा प्रोटीन प्रेजेंट है वो आपका कोलेजन प्रोटीन प्रेजेंट है, क्योंकि कोलेजन फाइबर सबसे ज्यादा बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर आपका एक क्वेश्चन कभी आता है कि एनिमल बॉडी में कौन सा प्रोटीन सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, तो वो है आपका कोलेजन प्रोटीन। व्हाइट कलर्ड, देखिए व्हाइट कलर के होते हैं, easily visible with light microscope in connective tissue like tendons and ligaments. टेंडन्स और लिगामेंट्स के चारों तरफ ये प्रेजेंट रहेंगे और लाइट माइक्रोस्कोपी में आप आराम से देख सकते हैं, और वाइट कलर के होते हैं। जब कोलेजन को हीट किया जाता है तो वो जिलेटिनस फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है, वो पूरा मेल्ट होकर जिलेटिन बना लेते हैं। जबकि इलास्टिन फाइबर ऐसा नहीं होता, इलास्टिन फाइबर को आप ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, हीट नहीं कर सकते हैं। दे आर चीफली सिंथेसाइज एंड सिक्रीट बाय फाइब्रोब्लास्ट इन कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट इनको चीफली जो इसको बनाता है वो है आपका फाइब्रोब्लास्ट। तो जब आप फाइब्रोब्लास्ट को देखते हैं तो फाइब्रोब्लास्ट में, जब आप फाइब्रोब्लास्ट आपने बनाया था इस तरीके से, तो उसमें हमने देखा था कि यहाँ पर आपको ये ऐसे फाइबर्स दिख रहे थे। तो फाइबर्स जो बनाए जाते हैं वो मोस्टली जो बनते हैं वो आपके बनते हैं फाइब्रोब्लास्ट से। नेक्स्ट है इलास्टिन फाइबर। इलास्टिन फाइबर थिन होता है, ब्रांच्ड होता है एंड इलास्टिक फाइबर्स दैट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी टू टिश्यू। तो जो इलास्टिन फाइबर है वो आपको थिन फॉर्म में मिलेगा और इस तरीके से ब्रांच मिलेगा। दे आर composed mainly of the protein elastin and surrounded by fibrillin microfibrils which give structure support. तो ये मेनली जो बनता है वो आपका इलास्टिन प्रोटीन से बनता है, लेकिन फिब्रिलिन माइक्रोफिब्रिल से ये सपोर्ट रहता है, मतलब सराउंडेड रहता है, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर सपोर्ट दे पाता है। इस फाइबर्स को आप स्ट्रेच कर सकते हैं 1.5 टाइम्स, मतलब अगर ये इतना बड़ा है तो आप इसको 1.5 टाइम इसके ओरिजिनल साइज से स्ट्रेच कर सकते हैं, और ये वापस उसी फॉर्म में फिर वापस भी आ जाता है। एंड देयर ओरिजिनल लेंथ एंड रिटर्न टू देयर नॉर्मल शेप। फ्रेश इलास्टिन फाइबर्स अपेयर येलो एंड आर थिनर देन कोलेजन फाइबर। येलो कलर के होते हैं, जबकि कोलेजन फाइबर आपके व्हाइट कलर के हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जो व्हाइट फाइबर्स हैं, अगर कहीं पर व्हाइट फाइबर्स आया तो वो आपका कोलेजन फाइबर्स है, और येलो फाइबर्स की बात होगी तो वो आपके इलास्टिन फाइबर्स हैं। Commonly found in elastic tissue such as skin, lungs, walls of large arteries and elastic cartilage. जहाँ पर वॉल्स को, जहाँ पर टिश्यूज को इलास्टिसिटी की जरूरत है, मतलब जहाँ पर वो स्ट्रेच कर सकता है, वहां पर आपके हमेशा इलास्टिन फाइबर प्रेजेंट होंगे। जैसे आपका कोलेजन फाइबर्स जो था वो ऐसी जगह प्रेजेंट था जहाँ पर सपोर्ट की जरूरत है, स्ट्रेंथ की जरूरत है, जैसे लिगामेंट में, टेंडन्स में, ठीक है, बोन्स के आसपास। लेकिन आपके स्किन में, लंग्स में, आर्टरीज की वॉल्स में, वहां पर आपको इलास्टिसिटी की जरूरत है, तो वहां पर आपका इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट होगा। रेजिस्टेंट टू डिग्रेडेशन, तो मैंने आपको बताया कि कोलेजन में तो क्या है कि आप उसे हीट करेंगे तो वो जिलेटिनस फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन जो इलास्टिन फाइबर है वो हीट करने पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है रेटिकुलर फाइबर। तो रेटिकुलर फाइबर्स क्या होते हैं? ये थिन, डेलिकेट, ब्रांचिंग फाइबर्स हैं that form a fine supporting network reticulum in the various soft tissues. तो ये सॉफ्ट टिश्यूज में एक सपोर्टिंग नेटवर्क बनाते हैं। ब्रांचिंग फाइबर्स होते हैं, बहुत थिन है, डेलिकेट फाइबर्स हैं। दे आर कंपोज ऑफ मेनली टाइप 3 कोलेजन प्रोटीन। तो याद रखेगा कि ये भी कोलेजन प्रोटीन है, लेकिन टाइप 3 कोलेजन प्रोटीन से ये बनते हैं। कोटेड विद ग्लाइकोप्रोटीन, और ग्लाइकोप्रोटीन से कोटेड रहते हैं। बने किससे हैं? अंदर आपका क्या है, टाइप 3 कोलेजन फाइबर्स है, और बाहर से उसमें ग्लाइकोप्रोटीन की कोटिंग है।
These fibers provide support and framework of cells in organs with soft parenchyma. तो जहाँ पर soft parenchyma है वहाँ पर ये आपको मिलेंगे, फ्रेमवर्क बनाएंगे, एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे. They form a mesh-like network rather than thick bundles like collagen fiber. तो ये काफ़ी इस तरीके से आपके बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग होती है इसमें, तो इस तरीके से एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं. ये लोकेशन क्या है, लिम्फॉइड ऑर्गन में, जितने भी लिम्फॉइड ऑर्गन हैं वहाँ ये प्रेजेंट होंगे. लिम्फॉइड ऑर्गन कौन सा है, लिम्फ नोड, थाइमस, टॉन्सिल, स्प्लीन, बोन मैरो, ये आपके क्या है, सारे लिम्फॉइड ऑर्गन है. लीवर एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो वहाँ पर आपके रेटिकुलर फाइबर्स प्रेजेंट होंगे. तो ये पूरा एक डायग्राम है जिसमें आपको सेल्स और फाइबर्स दोनों दिखाई देंगे कनेक्टिव टिश्यू के. देखिए ये मास्ट सेल है, पेन बदल लेते हैं. ये है मास्ट सेल, ये आपको फाइब्रोब्लास्ट दिख रहा है. फाइब्रोब्लास्ट कुछ इस तरीके से होता है, लंबा सा, और ये इसमें एक ओवल शेप का न्यूक्लियस होता है. कोलेजन फाइबर्स, देखिए कोलेजन फाइबर्स जो हैं वो आपके बंडल्स में हैं. तो जितने भी ये बंडल्स में फाइबर्स हैं, कोलेजन फाइबर, और कोलेजन फाइबर्स के बीच बीच में ही आपको फाइब्रोब्लास्ट दिख रहा है. देखिए ये है फाइब्रोब्लास्ट, ये फाइब्रोब्लास्ट है, ये फाइब्रोब्लास्ट है. तो कोलेजन फाइबर्स के बीच में आपके क्या मिलेंगे, फाइब्रोब्लास्ट मिलेंगे. फाइब्रोब्लास्ट जो मेनली बनाता है वो आपका कोलेजन फाइबर बनाता है. ये इलास्टिन फाइबर्स हैं जो आपके इस तरीके से ब्रांचिंग में दिख रहे हैं. स्मॉल लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल, आपका कैपिलरी विद एरिथ्रोसाइट्स, लार्ज लिम्फोसाइट सेल, मास्ट सेल, इलास्टिन फाइबर्स, प्लाज्मा सेल, मैक्रोफेजेस विद इंजस्ट पार्टिकल. देखिए मैक्रोफेजेस हैं जिन्हें हिस्टियोसाइट भी कहते हैं. तो ये एक ओवरऑल डायग्राम है. नेक्स्ट है ग्राउंड मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. Ground substance is the amorphous, non-fibrous, gel-like material that fill the space between the cells and fibers in the connective tissue. तो कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स और फाइबर्स दोनों हमने पढ़ लिए हैं, उसके बीच में बहुत स्पेस रहता है. कनेक्टिव टिश्यू में बहुत स्पेस प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस. उस पूरे स्पेस में आपका ग्राउंड सब्सटेंसेस, नॉन फाइब्रस ग्राउंड सब्सटेंसेस, एक जेल लाइक सब्सटेंस भरा रहता है. Act as a medium for exchange of nutrient and waste between the blood and cells. तो ब्लड और सेल के बीच में जितना वेस्ट का एक्सचेंज होगा, जितना न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होगा, वो सब इसी मीडियम के थ्रू होगा. इट सब प्रोवाइड सपोर्ट, स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी टू द कनेक्टिव टिश्यू. ये क्लियर अपीयरेंस इनका क्लियर है, कलरलेस अपीयरेंस है. विस्कस, माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाएगा तो विस्कस अपीयरेंस है इसका, जेल लाइक अपीयरेंस. इट्स consistence varies from the fluid to semi-fluid depending on the types of connective tissue. तो जिस टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होगा उस टाइप की इसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो जाएगी. ये सेमी फ्लूइड से फ्लूइड, मतलब फ्लूइड और सेमी फ्लूइड किसी भी फॉर्म में हो सकता है. जैसा ही कनेक्टिव टिश्यू होगा उस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी चेंज होगी. ये कंपोज होता है ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकेंस, GAGs. इसमें चीफली होता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड. म्यूकोपॉलीसैकेराइड आपने सुना है, हाइलोरोनिक एसिड जो आजकल बहुत चर्चाओं में है, वो आपका प्रेजेंट रहता है इसमें. कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट प्रेजेंट रहता है, केराटिन सल्फेट प्रेजेंट है, और हेपेरिन सल्फेट प्रेजेंट है. सेकंड है ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं इसमें, एडेसिव मॉलिक्यूल्स, जिसमें फाइब्रोनेक्टिन, लेमिनिन और कॉन्ड्रोनेक्टिन, ये 3 चीज प्रेजेंट है. फंक्शन क्या है इसके, एक्ट एज अ सपोर्टिंग मीडियम फॉर द सेल एंड फाइबर्स. सेल और फाइबर्स को सपोर्टिंग मीडियम प्रोवाइड करता है. गैसेस के डिफ्यूजन में, न्यूट्रिएंट्स में और वेस्ट प्रोडक्ट को फैसिलिटेट करता है. ल्यूब्रिकेशन का काम करता है, कुशनिंग का काम करता है. टिश्यू और जॉइंट्स के बीच में कुशन का काम करेगा, ल्यूब्रिकेशन देगा उन्हें. टिश्यू हाइड्रेशन का मेंटेन करेगा, वाटर को रिटेन करेगा, जैसे आप हाइलोरोनिक एसिड में पढ़ते हैं कि वाटर रिटेन करता है ये. इसका रोल होता है सेल सिग्नलिंग में, ग्रोथ में और रिपेयर प्रोसेस में. अब है नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन, या हम कहें टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. तो ये 3 टाइप के होते हैं. पहला है लूज कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और थर्ड वन है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. तो सबसे पहले है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू और रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू. डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आपका है रेगुलर, इरेगुलर और इलास्टिक. स्पेशलाइज 2 टाइप के हैं, स्केलेटन और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. स्केलेटन में आता है बोन एंड कार्टिलेज, और फ्लूइड में आता है आपका ब्लड एंड लिम्फ. तो हमने सबकी स्टडी करनी है. सबसे पहले हम देखेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू. तो जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी बॉडी में, जो सबसे ज़्यादा कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहता है वो आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू है. लूज कनेक्टिव टिश्यू इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी
एंड सर्व एज द बाइंडिंग एंड पैकिंग मटेरियल फॉर ऑर्गन एंड टिश्यू। तो ऑर्गन और टिश्यूज को ये पैक करने के, बाइंड करने का काम करता है। तो सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट है वो आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू है। इसमें जो प्रोटीन फाइबर्स प्रेजेंट है वो कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट है। इलास्टिन और कोलेजन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर इसमें नहीं प्रेजेंट है। आर लूजली अरेंज, नॉट डेंसली पैक्ड, अलोइंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड कुशनिंग। फ्लेक्सिबिलिटी और कुशनिंग का काम करता है, तो इसलिए बहुत लूजली अरेंज है। जो फाइबर्स और सेल्स हैं वो बहुत लूजली अरेंज है। इट कंटेन्स फ्यूअर सेल्स एंड फाइबर्स बट मोर ग्राउंड सब्सटेंस कंपेयर टू डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो नाम से ही पता चल रहा है कि लूज कनेक्टिव टिश्यू है, तो इसमें जो ग्राउंड सब्सटेंस है, क्योंकि ग्राउंड सब्सटेंस ही कुशनिंग का काम करता है, तो ग्राउंड सब्सटेंस इसमें सबसे ज्यादा प्रेजेंट रहता है। 3 मेन टाइप के हैं ये, एरियोलर, एडिपोज और रेटिकुलर। तो सबसे पहले हम देखेंगे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो एरियोलर की जब हम बात करेंगे तो ये क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप का टिश्यू है जो आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट रहेगा। तो मोस्ट कॉमन आपका क्या है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है। It act as packing and binding material, filling space between organ, providing support, elasticity and strength. वही लूज कनेक्टिव टिश्यू है, पैकेजिंग का काम करता है, सपोर्ट, इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ देता है। ये सॉफ्ट टिश्यू है, डेलिकेट होता है और सेमी फ्लूइड इन नेचर। नेचर में क्या है, ये सेमी फ्लूइड नेचर का है। लूजली अरेंज फाइबर्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं, और जो फाइबर्स हैं वो हैं आपके कोलेजन, इलास्टिन। रेटिकुलर फाइबर्स थोड़ा कम अमाउंट में इसमें प्रेजेंट रहते हैं। दूसरा, सेल्स में इसमें प्रेजेंट है फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, प्लाज्मा सेल, मास सेल, एडिपोसाइट्स एंड फ्यू वाइट ब्लड सेल्स। मोस्टली सारे कनेक्टिव टिश्यूज में ये सारी सेल्स और फाइबर्स प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन सारे फाइबर्स सभी टिश्यूज में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ग्राउंड सब्सटेंसेस सेमी फ्लूइड नेचर का है, हाइलुरोनिक एसिड से, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, डर्मेटन सल्फेट और केराटिन सल्फेट से बनता है। ये प्रेजेंट कहाँ रहता है, ये आपको मोस्टली मेनली जो याद करना है वो ये है कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है। पहले तो ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है, पूरे बॉडी में आपका प्रेजेंट रहेगा। सबक्यूटेनस लेयर बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे ये प्रेजेंट रहता है। सुपरफिशियल डर्मिस में ये प्रेजेंट है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में, एलिमेंट्री कैनाल, रेस्पिरेटरी ट्रैक में, ट्रैकिया और ब्रोंकाई में प्रेजेंट है। म्यूकस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स के चारों तरफ, नर्व्स में, इंटरनल ऑर्गन्स में। तो ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ज़्यादातर ये हर जगह प्रेजेंट रहती है। इस तरीके का स्ट्रक्चर है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का। नेक्स्ट है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज नाम से ही पता है कि फैट टिश्यू है, इसमें फैट का प्रेजेंस, एडिपोसाइट सेल्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहेंगी। तो एडिपोज टिश्यू इज अ स्पेशलाइज्ड लूज कनेक्टिव टिश्यू कंपोज मेनली ऑफ एडिपोसाइट फैट सेल्स दैट स्टोर फैट इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड। तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो एडिपोसाइट सेल्स हैं वो ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में फैट को स्टोर करती हैं। Each cell contain a large central fat droplet that pushes the nucleus in the cytoplasm to the periphery, giving it signet ring appearance. तो एक रिंग अपीयरेंस, सिग्नेट रिंग अपीयरेंस ही दिखाता है। यहाँ पर इसका न्यूक्लियस आ जाता है और पूरे में आपका फैट सेल होता है। तो जो ये फैट सेल होता है, न्यूक्लियस को एक किनारे में, बिल्कुल एक कोने में फैट सेल, और उसी के पास आपका साइटोप्लाज्म कर देता है। A fine network of reticular fibers support the cell. It is found beneath the skin, subcutaneous fat, around kidney and eyeballs, within bone, breast and the abdomen. तो ये जहाँ पर आपको फैट की ज़रूरत है वहाँ पर ये टिश्यू हमेशा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहेगा। जैसे स्किन में, स्किन के नीचे, किडनी के अराउंड, आईबॉल के अराउंड, बोन्स के अराउंड, ब्रेस्ट, एब्डोमेन, इन सब के चारों तरफ आपका एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहेगा। ये प्रोटेक्टिव कुशन की तरह एक्ट करते हैं, इंसुलेटर की तरह एक्ट करते हैं, एनर्जी रिजर्वर की तरह हेल्प करते हैं, और हीट जनरेशन में भी इनका बहुत बड़ा रोल है। ये 2 टाइप के हैं, मैंने पहले बताया था आपको, वाइट एडिपोज टिश्यू और ब्राउन एडिपोज टिश्यू। तो वाइट जो होते हैं वो अडल्ट में प्रेजेंट रहते हैं और एनर्जी को स्टोर करते हैं और ऑर्गन्स को कुशनिंग का काम करते हैं, ठीक है। जबकि जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू है वो मेनली आपके इन्फेंट्स में प्रेजेंट रहता है और आपके ब्लड सप्लाई, मतलब वहाँ पर हीट प्रोडक्शन करता है जहाँ पर ये प्रेजेंट रहता है, और ब्लड सप्लाई इसमें बहुत ज़्यादा होती है, रिच इन ब्लड सप्लाई है ये। तो जो ब्राउन फैट है वो आपका इन्फेंट्स में, बच्चों में मिलता है।
फंक्शन इसका एनर्जी स्टोर करना है, बॉडी को इंसुलेट करना है, इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करना है, और इन्फेंट्स में ये टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को। देखिए ये स्ट्रक्चर बनाया है इसका। नेक्स्ट है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा जो हमने इसका टाइप पढ़ा था वो है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस से ही पता चल रहा है कि डेंसली पैक्ड होगा, इसमें स्पेस जो होगा वो बहुत कम होगा, जो बीच में स्पेस है सेल्स और फाइबर्स के बीच का जो स्पेस है वो बहुत कम होगा। High dense connective tissue is characterized by densely packed fibers with very little space between them and high proportion of protein fibers compared to ground substance। तो ground substance के कंपेयर में जो फाइबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन में इसमें होंगे। इसे कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं क्योंकि इसमें कोलेजन फाइबर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं। This tissue contains numerous compactly arranged fibers with relatively few cells around substance and blood capillaries। मोस्टली ये जो है इसमें फाइब्रोब्लास्ट सेल मिलते हैं क्योंकि कोलेजन का जो सिक्रीशन होता है कोलेजन फाइबर्स का वो मोस्टली फाइब्रोब्लास्ट सेल्स करती हैं। तो ये चीज़ याद रखेगा कि अगर कोलेजन फाइबर्स का सिक्रीशन कहीं पर ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पर आपको फाइब्रोब्लास्ट सेल मिलेंगी। इनके अरेंजमेंट के बेस पर इनको 3 टाइप में क्लासिफाई किया गया है: डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहले आपका डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू जो है वो कंपोज होता है थिक पैरेलल बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर्स अरेंज इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। तो इस तरीके से ये कनेक्टिव टिश्यू जो कोलेजन फाइबर्स है वो अरेंज रहते हैं और इनके बीच में ऐसे इस तरीके से आपको फाइब्रोब्लास्ट सेल मिलेंगी क्योंकि फाइब्रोब्लास्ट ही कोलेजन फाइबर्स को सिक्रीट करती हैं, इसलिए इस तरीके से इनका अरेंजमेंट रहता है। फाइब्रोब्लास्ट आर द मेन सेल, पहले ही आपको बताया है, बिटवीन लोकेटेड इन रोज बिटवीन द कोलेजन फाइबर। वाइट इलास्टिक फाइबर्स आर फ्यू इन नंबर। इलास्टिन फाइबर्स हैं वो इसमें बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। इट ऑलवेज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड। तो ये हमेशा कॉर्ड के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, मतलब इस तरीके से आपस में स्ट्रक्चर बना लेंगे और एक रस्सी जैसी होती है उस तरीके से उस फॉर्म में ये प्रेजेंट रहेंगे। दिस टिश्यू हैज़ अ सिल्वरी वाइट अपीयरेंस। जो कोलेजन फाइबर होता है वो वाइट अपीयरेंस होता है। तो यहाँ पर पूरे के पूरे आपके कोलेजन फाइबर प्रेजेंट है, तो ये क्या है, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं इन्हें, और ये एक वाइट सिल्वरी अपीयरेंस देते हैं। इसमें बहुत कम ब्लड वेसल्स होती हैं विच मेक्स इट्स हीलिंग प्रोसेस स्लो। तो जो ये जनरली आपकी प्रेजेंट रहती हैं टेंडन और लिगामेंट्स में। तो टेंडन और लिगामेंट्स में अगर आपको इंजरी हो जाती है तो उसको रिकवर होने में बहुत समय लग जाता है। उसका यही कारण है कि इसमें जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो बहुत कम प्रेजेंट रहती हैं। फाउंड इन टेंडन्स, मसल्स टू बोन्स, लिगामेंट। देखिए टेंडन्स क्या होते हैं, जो मसल्स और बोन को आपस में कनेक्ट करते हैं, और बोन टू बोन जो कनेक्शन होता है वो लिगामेंट करते हैं। तो टेंडन क्या है, कनेक्ट अ मसल्स विद अ बोन, मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, लिटिल इलास्टिक। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी की जरूरत नहीं है। मोर कोलेजन लेस इलास्टिन फाइबर। और टेंडन में क्या है आपका ज़्यादा कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होंगे और इलास्टिन फाइबर्स कम प्रेजेंट होंगे। उसके अपोजिट लिगामेंट्स में ये बोन से कनेक्ट करता है। तो स्ट्रॉन्ग एज वेल एज मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एज वेल एज इलास्टिसिटी की भी जरूरत है। तो इसमें कोलेजन और इलास्टिन दोनों फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। जो स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट है बॉडी का वो है इलियोफीमर लिगामेंट्स, जो हिप जॉइंट्स में प्रेजेंट रहता है। ये आपका स्ट्रक्चर है, ये टेंडन दिखाया है यहाँ पर, और ये टेंडन में कोलेजन फाइबर्स हैं जिसमें ये बीच में फाइब्रोब्लास्ट, ये जो न्यूक्लियस आपको दिख रहा है फाइब्रोब्लास्ट है, और ये टेंडन और लिगामेंट का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में आपके जो कोलेजन फाइबर्स हैं वही प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन ये कोलेजन फाइबर्स जो हैं वो इररेगुलरली अरेंज रहेंगे। तो कभी ऐसे, कभी इस तरीके से। तो इनका कोई जो अरेंजमेंट है जो अभी तक बिल्कुल सीधा था वो अब एक मैश लाइक, एक नेट की तरह कैसे होगा। तो इसे कहते हैं आप डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसमें लिटिल ग्राउंड सब्सटेंस हैं, फ्यू सेल्स हैं, मोस्टली फाइब्रोब्लास्ट। वही कोलेजन फाइबर है तो फाइब्रोब्लास्ट आपको मिलेंगी। ये शीट के फॉर्म में या लेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। जब हम रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे थे तो हमने बताया था कि वो कॉर्ड के फॉर्म में, एक रस्सी के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, जबकि ये क्या है, एक शीट के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। ये
The irregular arrangement of fibers allows the tissue to resist stretching and stress in various direction. तो ये स्ट्रेच कराने के मतलब टिश्यू को अलाउ करेगा कि वो स्ट्रेच कर सके, मूव कर सके। इनकी लोकेशन है पेरियोस्टियम, ये बोन्स के अराउंड, पेरिकार्डियम कार्टिलेज के अराउंड। इनका ये नाम है पेरियोस्टियम, अगर बोन्स के अराउंड रहेगा तो पेरियोस्टियम कहेंगे, कार्टिलेज के अराउंड है तो आपका पेरियोकार्डियन कहेंगे, एपिमाइसियम मसल्स के अराउंड होगा, आउटर पेरिकार्डियम हार्ट के अराउंड जो लेयर पेरिकार्डियम जो लेयर बनाते हैं, लीवर के अराउंड जो लेयर बनी है वो है ग्लीसन कैप्सूल, रीनल कैप्सूल, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ड्यूरा मैटर जो ब्रेन में प्रेजेंट है, स्क्लेरा ऑफ आई में जो प्रेजेंट है। ये लगभग सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो डेंस इरेगुलर वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से सराउंडेड रहते हैं। इसका कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट रहेंगे, इलास्टिसिटी क्रिएट करेगी, हाईली इलास्टिक होगी और ये येलोइश इन अपेरेंस है क्योंकि जो कोलेजन फाइबर्स हैं उन्हें वाइट फाइबर्स कहा जाता है जबकि इलास्टिक फाइबर्स को आप येलो फाइबर्स कहते हैं। Elastic connective tissue is a type of dense connective tissue that contain numerous elastic fibers, giving it is a yellowish appearance and high elasticity. तो बहुत elasticity present होगी और yellowish appearance होगा। The fibers are arranged in parallel bundles similar to dense regular connective tissue with space, ground substance and few fibroblasts. तो इसमें fibroblasts कम होगा और ground substances बहुत होंगे। These elastic fibers allow the tissue to stretch up to 1.5 times its original length. तो मैंने बताया था 1.5 टाइम्स ये क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं अपने आप को। तो इलास्टिक फाइबर्स को आप स्ट्रेच भी कर सकते हैं और वो वापस अपने ओरिजिनल साइज में आ जाते हैं। तो जहां पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है, जहां पर टिश्यूज को स्ट्रेच होने की जरूरत है, वहां पर आपके इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहेगा। तो लोकेशन कहाँ क्या है इसकी, लार्ज आर्टरीज की वॉल, वोकल कॉर्ड, ट्रैकिया, ब्रोंकियल ट्यूब्स, लंग्स में जो ट्यूब्स है वो वहाँ सब जगह आपकी जहाँ पर स्ट्रेचिंग की जरूरत है वहाँ पर आपकी इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू है। फंक्शन है इसका प्रोवाइड इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेंथ अलाउंग टिश्यू टू स्ट्रेच एंड रिकॉइल आफ्टर डिफॉर्मेशन। तो हमने इसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू, इसके क्लासिफिकेशन में लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट कर लिया है। अब हमने स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ना है जिसमें हमने बोन, कार्टिलेज, ब्लड और लिम्फ इन चारों के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम यही देखेंगे। थैंक यू।